हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अल्प अर्थात थोड़ा और महा अर्थात ज्यादा। तो अल्प प्राण अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में हमें अल्प अर्थात थोड़े से वायु प्रवाह की जरूरत होती है, अर्थात जो हम ध्वनि उच्चरित करते हैं उसमें बहुत ही अल्प समय लगता है, बहुत ही कम समय में जो ध्वनि उच्चरित हो जाती है, वायु प्रवाह जो उच्चरित हो जाती है जिसके थ्रू, तो वो अल्प प्राण कहलाता है। इसके जस्ट अपोजिट है महाप्राण, अर्थात जिस भी ध्वनि को उच्चरित करने में हमें अधिक प्राण वायु की जरूरत होती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, व्हाइट बोर्ड पे देखिए, अल्प प्राण मैंने बताया ना, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और महा का अर्थ होता है ज्यादा, ज्यादा अर्थात अधिक, ज्यादा अर्थात अधिक। तो किसी भी अर्थात किसी एक विशेष वर्ड, मतलब कुछ विशेष वर्ड ऐसे होते हैं जिनको यदि हम उच्चारण करें, उच्चरित यदि हम करते हैं तो उसको उच्चारण करने में हमें अर्थात थोड़े से प्राण वायु की आवश्यकता होती है, तो वो अल्प प्राण कहलाता है। और महाप्राण में जिस भी वर्ण के उच्चारण में यदि हमें ज्यादा या अधिक समय लगता है तो वो महाप्राण ध्वनि कहलाती है। तो हम लोग देखते हैं कि अल्प प्राण ध्वनि कौन कौन सी है और महाप्राण ध्वनि कौन कौन सी है, अर्थात किस वर्ण के उच्चारण में हमें थोड़ा समय लगता है और किस वर्ण के उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे उदाहरण हम लोग लेते हैं, वर्ग तो आप लोग वर्गों से भली भांति परिचित होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो मैं यहाँ पे वर्ग आपको दिखा रही हूं लिख के, क, च, ट, त और प, ये सभी वर्ग हैं। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अड़। उसके बाद त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो वर्ग यही 5 माने जाते हैं, क, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। तो इसमें प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अ, त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न और प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। अब हमें इन वर्णों में से, इन वर्णों का जो समूह है, जो ये समूह है, इनमें से हमें ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण है और कौन सा वर्ण महाप्राण है, अर्थात किस वर्ण का उच्चारण करने में हमें थोड़े से प्राण वायु की आवश्यकता होती है और किस वर्ण का उच्चारण करने में हमें अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको अल्प प्राण के बारे में बताऊंगी कि अल्प प्राण को पहचानने का कौन सा तरीका है कि यदि एग्जाम में अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित
कोई भी क्वेश्चन आए और उठा के इसमें दे दे कि ये वर्णों का समूह उसमें लिख दे, और उसमें से ये हो कि आप इसमें से सेलेक्ट करें कि कौन सा वर्ण इसमें से अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है, तो आप इजी वे में सेलेक्ट कर सके। तो देखिए अल्प प्राण, तो वर्गों का जो पहला अर्थात क, तीसरा अर्थात ग और अंग, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। अर्थात वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, वर्ग का प्रत्येक वर्ग का अर्थात क वर्ग का, च वर्ग का, ट का, त का और प का, अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे क, ग, अंग, च का च, ज, इय, ट का ट, ड, अड़, त का त, द, त, द, न, प, ब, म, अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अर्थात इसको उच्चरित करने में हमें बहुत ही कम प्राणवायु की जरूरत होती है, तो वो अल्प प्राण कहलाता है। क्लियर? मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी आपको कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, और इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण के अलावा इसमें कुछ और भी वर्ण हैं जो अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? तो ये अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ठीक है, प्रथम, तृतीय और पांचवें वर्ण के अलावा प्लस प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण के अलावा य, र, ल ये अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण यही कहे गए हैं, ये अंतस्थ वर्ण कहे गए हैं। तो प्रथम, तृतीय प्लस य, र, ल, व अर्थात अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। अर्थात इनको उच्चरित करने में हमें बहुत ही कम प्राणवायु की जरूरत होती है, तो ये सभी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? अब मैं महाप्राण आपको बता रही हूं। देखिए, अब मुझे इसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में मैं आपको महाप्राण बताऊंगी। तो अल्प प्राण हमने पढ़ा, पहला, तीसरा और पांचवा। अब हम पढ़ते हैं महाप्राण। तो महाप्राण मैंने क्या बताया था कि किसी भी अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, अर्थात उसको बोलने में हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, तो वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से वर्ण महाप्राण होंगे? मैंने ये लिख दिया है। वर्गों का जो समूह है, वर्ण है क, च, ट, त, प। तो पहला, तीसरा और ये पांचवा तो अल्प प्राण हो गया। अब बचा ये ख और घ। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ण का ये दूसरा हो गया। प्रत्येक वर्ण अर्थात क वर्ग का दूसरा, चौथा, च वर्ग का दूसरा और चौथा, ट वर्ग का दूसरा और चौथा, त वर्ग का दूसरा और चौथा, प वर्ग का दूसरा और चौथा। तो ये सभी महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। इसको हम उच्चरित करके देखें, ख। तो ख यदि हम बोलते हैं तो अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हम घ बोले तो घ यदि हम बोलते हैं तो इसमें भी अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ रही है। उसी प्रकार सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। छ, छ और झ, ठ, ढ़, थ, ध, फ और भ। तो इसमें हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, तो वो महाप्राण की श्रेणी में आएगा। अर्थात अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जो वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल और व। और महाप्राण
अर्थात जिसमें हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है वो महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। और वे कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, इसमें भी है सेम। तो प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड कौन क्या कहलाएंगे? महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? तो जैसे मैंने अल्प प्राण में आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा के अलावा अंतस्थ व्यंजन जो है अर्थात य, र, ल, व है, उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा के अलावा ऊष्म व्यंजन भी हैं। अब वो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है श, श, श और ह। ठीक है, ऊष्म व्यंजन श, स, स और ह। तो ये सभी महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। अर्थात दूसरे और चौथे के वर्ण के अलावा श का उच्चारण, श का उच्चारण और श और ह का उच्चारण करने में भी हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाएगा। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको भूल पाएंगे, क्योंकि काफी इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाया है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि महाप्राण प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, सारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन इतने ही होते हैं श, स, स, ह, तो वो सभी महाप्राण आएंगे। तो ऊष्म व्यंजन ऊष्म क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि हम इस शब्दों, इस जो वर्ड है, इसको हम यदि उच्चारित करते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्मा अर्थात भाप निकलता है थोड़ा सा, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आप लोग खुद से उच्चारित करके देखिए, श, श, स, ह, श, स, 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 ह। तो इसमें हमें हल्का सा ऊष्मा हमारे मुख से निकलता है, तो इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसका कुछ लोग इसमें और इसमें कोई डिफरेंस समझते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो वर्णों का उच्चारण है बिल्कुल श को स ही बोलेंगे, सबका स ही बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, इस वर्ण को हम बोलेंगे श, श, और जो ये है इसको हम लोग बोलेंगे स, स, श और स। उच्चारण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि हम किसी भी शब्दों को एक ही तरह उच्चारित करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन से इसमें वर्ण का प्रयोग हुआ है। इसलिए उच्चारण हमेशा शुद्ध होना चाहिए। तो श और स, श और स। तो समझ में आया अल्प प्राण और महाप्राण? तो अब हम लोग आगे देखेंगे घोष और अघोष को। अल्प प्राण, महाप्राण, उसके बाद घोष और अघोष। तो घोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं? बहुत ही इजी टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। घोष और अघोष नाम से स्पष्ट है, जैसे कि पहले नाम से स्पष्ट था अल्प प्राण महाप्राण, अल्प अर्थात थोड़ा, महा अर्थात ज्यादा, उसी प्रकार घोष और अघोष है। तो घोष अर्थात जिसमें ज्यादा गूंज होती है, घोष होता है, ज्यादा गूंज होती है। घोष, अघोष अर्थात बिना गूंज के। तो जिस भी वर्ड का उच्चारण करने में यदि हमारी स्वर तंत्रियां अर्थात हमारे जो गले से ही हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, तो यदि हम किसी भी वर्ड को उच्चारित करते हैं तो उसको उच्चारित करने में हमें हमारे गले की जो स्वर तंत्रियां हैं वो झंकृत अर्थात झनकार करती हैं, तो वे वर्ड घोष वर्ड कहलाते हैं। और जिस अपोजिट है इसका अघोष, अर्थात किसी भी वर्ड को, किसी भी अर्थात एक स्पेसिफिक वर्ड, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको कि कौन कौन से वे वर्ड विशेष वर्ड हैं। तो अघोष वर्ड वे होते हैं कि जिनको अर्थात उन वर्णों को उच्चारित करने में हमारे
स्वर की जो हमारे स्वर तंत्रियां हैं, अर्थात जो जिस गले से हम उच्चरित करते हैं, वे झंकृत नहीं होती हैं। इसमें होती है और इसमें नहीं होती हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से वर्ण घोष वर्ण है और कौन कौन से वर्ण अघोष वर्ण है? तो इसको भी मैं आपको बताऊंगी कि ये भी वर्गों के जो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा मैंने अभी बताया था, तो मैं एक बार फिर से लिखूंगी आपको फिर से। क, च, ट, त और प। तो क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ङ, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण, त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न और प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म। ओके, क्लियर? तो कौन कौन से वर्ण घोष होते हैं और कौन कौन से वर्ण अघोष होते हैं, अब इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि क वर्ग के अंतर्गत कौन से घोष, ख वर्ग के अंतर्गत कौन से घोष, च वर्ग के अंतर्गत, सॉरी ख वर्ग नहीं होता है, क के अंतर्गत, च के अंतर्गत, ट, त और प, इनके अंतर्गत कौन से वर्ण घोष होते हैं और कौन से वर्ण अघोष होते हैं। तो घोष वर्ण हम देखते हैं प ख ग घ ङ, प ख ग घ ङ, ठीक है, च छ ज झ ञ, ट ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ और म। तो हम इसमें देखेंगे कौन कौन से घोष होते हैं और कौन कौन से अघोष होते हैं। तो आप लोग एक बार खुद से उच्चरित करके देखिए कि कौन कौन से इसमें घोष हैं और कौन कौन से अघोष होते हैं। जैसे कि अघोष, सबसे पहले हम अघोष वर्ण की बात करते हैं। तो अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग अर्थात क वर्ग का पहला दूसरा, च वर्ग का पहला दूसरा, ट वर्ग का पहला दूसरा, त वर्ग का पहला दूसरा और प वर्ग का पहला दूसरा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। क्लियर? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। ठीक है, अब इसके अलावा प्रत्येक वर्ग हो गया। अब इसके अलावा और कौन से वर्ण हैं जो अघोष कहलाते हैं? इसके अलावा श, स और स, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। ये कौन से व्यंजन है? मैंने भी बताया ना आपको अल्पप्राण महाप्राण में, ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म अर्थात जिन भी वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को उच्चारित करने में हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है वे वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, स, स और एक और है भ। किंतु हम अभी अघोष को देख रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और प्लस श, स, ये सभी अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब इसका अपोजिट देखिए, हम लोग देखते हैं घोष। अब घोष किसे कहते हैं? तो सिंपल से है कि प्रत्येक वर्ग का जब पहला दूसरा एंगेज हो गया है, किसमें? अघोष में एंगेज हो गया है, तो अब बचा है तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सब यही उठा के हम रख देंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे। ये अघोष कहलाएंगे, पहला और दूसरा अघोष कहलाएंगे और तीसरा, चौथा और पांचवा घोष व्यंजन कहलाएंगे। इसके अलावा समस्त स्वर, घोष व्यंजन में समस्त स्वर आएंगे। ये समस्त स्वर अर्थात अ,
आ, ई, उ, ई, स्वरों की संख्या आप जानते ही हैं, 11 स्वर होते हैं, तो सभी स्वर कहलाते हैं। कौन से? घोष जो है पहला, वर्णों का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सभी स्वर घोष की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद य, र, ल, व, ह, य, र, ल, व और ह क्या कहलाएंगे? ये सभी घोष व्यंजन कहलाएंगे। य, र, ल, व और ह सभी घोष व्यंजन कहलाएंगे। क्लियर? घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया आपको, ग, घ और अंग, अर्थात प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं और पहला और दूसरा अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर आपको? जो घोष वर्ण होते हैं इसमें नाद का प्रयोग होता है और इसमें श्वास का प्रयोग, अर्थात हम इसको श्वास से उच्चारित करते हैं और इसको हम अपनी आवाज की गूंज से, जैसे कि नाम ही स्पष्ट है घोष, तो घोष का उच्चारण हम नाद से करते, नाद अर्थात आवाज से, गूंज से करते हैं। उसी प्रकार अघोष का उच्चारण हम अपने श्वास से करते हैं। अघोष वर्ण को यदि हम उच्चारित करें तो वो श्वास से हम उच्चारित करेंगे, मतलब जो हमारी सांसें निकलती हैं उससे अघोष वर्ण का उच्चारण हम करेंगे। क्लियर आपको? तो आज हम लोगों ने पढ़ा अल्प प्राण, महाप्राण और घोष और अघोष व्यंजन। क्लियर? तो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।